हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है टीच बाय एआर कोचिंग क्लासेस में। हम आज लेके आए आपके सामने विज्ञान यानी साइंस के क्लास 10th के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 2। ये आपको जो 4 मार्च को इंग्लिश का 4 मार्च को जो आपका साइंस का पेपर है उसमें आए हुए क्वेश्चन होंगे जो आपको इंपॉर्टेंट होंगे। जब पेपर में तो आप लोग देखिएगा आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हम बिल्कुल ही समय को ध्यान में रखते हुए सीधे चलते हैं अपनी वीडियो पर। आप लोग वीडियो को शेयर करके सीधे आ जाइए आप लोग वीडियो पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। जो लेड नाइट्रेट है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा आपको इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें लेड नाइट्रिक होता क्या है। लेड नाइट्रिक एक अकार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है एक लेड नाइट्रेट क्या होता है हम वो आपको बताते हैं। एक में कलर चेंज करते हैं। लेड नाइट्रेट क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब पेपर में लिख क्या है कि लेड नाइट्रेट क्या है, कार्बनिक अकार्बनिक तत्व क्या है? तो आप लिखे अकार्बनिक यौगिक। दूसरा कौन सा, पहला पॉइंट ये आपका बन गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बन सकता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है। रासायनिक सूत्र तो पूछा गया है तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं लेड नाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, PbNO3 2। क्या राइट आंसर इसका है। कलर के अंदर आपको राइट आंसर है PbNO3। इसे कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे आपको बता रहे, देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं PbNO3 2। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, PbNO3 2। इतना क्लियर हो गया। अब पीवी होता क्या है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए जो पी और बी है वो क्या है। पीवी है एक लेड का प्रतीक। पीवी को क्या बोलते हैं, लेड। पीवी यहाँ पे लेड है, NO3 है नाइट्रेट। पीवी को बोलते हैं लेड और लेड मीन्स क्या होता है, सीसा। लेड मीन्स क्या होता है, सीसा। क्लियर हो गया। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हम बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा बस। तो अगर क्वेश्चन पूछा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है तो आप लोग बोलिएगा PbNO3 2। क्या बोलिएगा आप लोग मेरे साथ बोलिए। कॉपी पेन हो तो उससे आप लोग लिखिए, जो जो क्वेश्चन बोलते हैं उनका आंसर भी पेपर में अगर आ जाए तो आप लोग लिख सकिएगा। पहला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, PbNO3 2। दूसरा क्वेश्चन लेड नाइट्रेट क्या है, अकार्बनिक, कार्बनिक या और भी चीज पूछी जा सकती है तो आप लोग बताइएगा अकार्बनिक यौगिक। लेड नाइट्रेट क्या है, अकार्बनिक यौगिक। अब अगर पूछा है कि सीसा क्या है, सीसा को लेड बोलते हैं। इसका किससे प्रतीक होते हैं, ये जो लेड है उसे किससे डिनोट करते हैं या किससे दर्शाते हैं, पीबी से। किससे, पी और बी से। बन गया 3 क्वेश्चन आपके। आइए चलते हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। इन्होंने पूछा क्या है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको शुद्ध जल को बोलते क्या। पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आप लोग। शुद्ध जल को शुद्ध जल को बोलते हैं उदासीन। शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है। समझ में आ गया। दूसरा अशुद्ध जल कैसा होता है वो भी हम आपको लिखवा दे रहे हैं। हाँ यहाँ पे लिख दे, 1 मिनट यहाँ पे कुछ मिसमेंट हो गया है। शुद्ध जल, स्वच्छ जल को क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। अब शुद्ध जल होता क्या है तो याद रखिए शुद्ध जल का मान हमेशा 7 से पीएच मान 7 होता है। जो अशुद्ध जल है, शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7। इसका राइट आंसर क्या है, 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है हमेशा याद रखिएगा, पीएच मान 7। पर अशुद्ध जल, अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके सामने। जो अशुद्ध जल होगा उसका पीएच मान, शुद्ध जल को उदासीन बोलते हैं, इसका पीएच मान 7 होता है। पर जो अशुद्ध जल होता है उसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम।
देखिए कितने इसके 3 क्वेश्चन बन गए, कौन कौन सा बने आप लोग ध्यान देखिए। पहला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 से 7 होता है। कितना? 7। दूसरा, शुद्ध जल को क्या बोलते हैं? उदासीन। शुद्ध जल को क्या बोलते हैं? उदासीन। तीसरा क्वेश्चन है, अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्लियर हो गया इतना? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हम लोग सीधे तीसरे क्वेश्चन पे अपने। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कहते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है? तो याद रखें, जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कहते हैं उससे हमें लवण और जल ये चीजें प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर क्या है? ये। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। जब अम्ल तथा क्षार के साथ हम अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? लवण और जल। तो इस क्रिया को हम लोग उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हम आपके सामने एक मान लिख के दिखाते हैं, HCl। यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं HCl प्लस HCl, यहाँ पे अम्ल है, इसकी समीकरण हमने की है क्षार से, यानी कि NaOH। तो हम देखिए जब समीकरण मिलाते हैं तो ऐसे एरो बनाते हैं। हमें क्या प्राप्त है? लवण, यानी कि NaCl और जल तो H2O। यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा दें, ये क्या है? यहाँ पे ये है आपका अम्ल, ये आपके सामने ये है आपका क्षार। जब इन दोनों को मिलाते तो हमें क्या प्राप्त हुआ? लवण और जल। जब हम अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है लवण और जल। तो ये किस अभिक्रिया के तहत आता है? तो इसमें कौन सी अभिक्रिया लगी है? इसमें कौन सी अभिक्रिया लगी हुई है? नहीं, इसमें कौन सी अभिक्रिया है? उदासीन अभिक्रिया। कौन से? उदासीनी अभिक्रिया। क्लियर हो गया? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है? लवण और तथा जल। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या बने, कोई पूछे अम्ल का सूत्र क्या होगा तो HCl। क्या बोलोगे आप लोग? HCl। कोई अम्ल यहाँ पे इकट्ठा पदार्थ लिया हमने और कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए जब दोनों अम्ल और क्षार को जब हम अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। ये किस अभिक्रिया के तहत आता है? ये आपकी उदासीन अभिक्रिया के तहत आता है। क्लियर हो गया? आइए चलते हम सीधे अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। फोर्थ क्वेश्चन शुरू करने से पहले अब अगर आप लोग रुके हुए हैं तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है इसका मतलब, तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगने का मतलब है आप लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और आपका जो मार्च का पेपर है तो आप बताएं इन 10 में से आपके कितने नंबर आते हैं, जिसके साथ आपकी एक साथ 3 तैयारियां हो जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए ना करें वो आपकी मर्जी है, पर अगर लाइक करते तो हमें भी अच्छा लगता है। बाकी हम वीडियो तो बनाते रहेंगे आपके लिए। ये कुछ लोग होते हैं जो इससे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। तो आप इस क्वेश्चन ध्यान से देखिए बिना स्किप करेंगे। क्वेश्चन आपका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? इन्होंने बोला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो पहले इसका हम आपको आंसर बता रहे हैं, फिर हम एनालिसिस करेंगे। इसका राइट आंसर है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? POP। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं? POP। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? CaSO4 इंटू 1/2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? पेपर में आ जाइए, बताइए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो आप लोग बताइएगा CaSO4 डॉट यानी इंटू 1/2 H2O। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए जल, जल का सूत्र क्या होगा वो भी हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। अब देखिए जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है?
जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू H2 जो पॉइंट है इंटू CaSO4 इंटू 2H2O ये आपको किसका है जिप्सम का सूत्र। देखिए आपके पास 3 सूत्र लिखे हुए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया करने में क्या प्राप्त होगा जिप्सम। पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन पेपर में पूछा है कि बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा CaSO4 डॉट एन इंटू 1/2H2O। जल का कोई पूछ ले सूत्र तो H2O। जिप्सम का कोई पूछ ले सूत्र तो बोलिएगा CaSO4 इंटू 2H2O। ये आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए चलते हैं 5th क्वेश्चन पर सीधे हम लोग। 5th क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है कि 1 बिलियन तथा लाल लिटमस को नीला कर देना है, इसका पीएच मान संभव है। तो एक चीज देखिए ना, बोला 1 बिलियन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा। तो इसका आंसर है पीएच मान 8 होगा। कितना होगा 8। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभव है 8। इतना क्लियर हो गया आपका। आइए चलते हैं हम लोग सीधे अपने 6ठे क्वेश्चन पर। देखिए 6th क्वेश्चन आपके सामने है। सूर्य स्वतः प्रतीत होता है, यानी सूर्य एवं स्वतः प्रतीत कब होता है। सूर्योदय के काफी पूर्व, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय या सूर्यास्त के काफी बाद। तो याद रखिए इसका राइट आंसर है दोपहर के समय। सूर्य स्वतः प्रतीत होता है कब, दोपहर के समय। और इसके कुछ पॉइंट है वो आपको बताते हैं। देखिए दोपहर के समय जो किरणें होती हैं सीधा पृथ्वी पर पड़ती हैं। अगर क्वेश्चन में कोई पूछ ले कि बताइए कि सूर्य की किरणें सीधे कब पड़ती हैं, तो आप लोग बताएंगे दोपहर के समय। सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर कब पड़ती हैं, तो दोपहर के समय। और उनको हम विक्षेपण नहीं कर सकते हैं। जो सूर्य के द्वारा दोपहर को जो किरणें पड़ती हैं उनका हम विक्षेपण नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। कोई पूछा था कि सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी कब पड़ती हैं, दोपहर में। आइए 7वें क्वेश्चन भी चलते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है, देखिए मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह होता है, वह क्या होता है दृष्टिपटल। क्या होता है दृष्टिपटल, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं दृष्टिपटल। अब देखिए दृष्टिपटल को क्या कहते हैं, रेटिना भी कहा जाता है। दृष्टिपटल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रेटिना। तो पेपर में आ जाएगी रेटिना क्या होता है तब भी यही लिखिएगा, और दृष्टिपटल क्या होता है फिर भी आप यही लिखिएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आइए चलते हैं हम सीधे अपने 8वें क्वेश्चन पर। हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं उतने वीडियो पे लाइक भी हमें चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी कर दिया। लाइक करने का मतलब होता है कि आप लोगों ने अपना अटेंडेंस लगा दी। आप लोगों ने अपना अटेंडेंस लगा दिए। तो आइए चलते हैं सीधे अपने 8वें क्वेश्चन पर। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। जिसको निकट दृष्टि दोष होता है वो कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त होना चाहिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या है अवतल। एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अवतल लेंस। निकट दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए कौन सा, अवतल लेंस। चित्र कैसा बनेगा इसका, देखिए ऐसे। ये आपका अवतल का हो गया। उत्तल का देखिए ऐसे बनता है। ये आपका उत्तल का हो गया, ये अवतल का लेंस हो गया। नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर अनंत पर। तो अगर स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर तक होता है। कितना, 25 सेंटीमीटर तक कोई आराम से देख सकते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा आप लोग। अब ये लास्ट क्वेश्चन है तो आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया होगा। चलिए सीधे हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। ये पेपर आपका कब होगा, 4 मार्च 2025 को। तो सभी बच्चे ध्यान से रखिए, आपको ये पेपर मिलेगा उसमें ये पॉइंट आपको दिख जाएंगे। पित्त का संश्लेषण होता है, पित्त का संश्लेषण किसमें किया जाता है, यकृत में। इसका राइट आंसर क्या हो गया, यकृत में।
पित्त का संश्लेषण होता है किसमें, यकृत में होता है। अब पित्ताशय में क्या होता है वो हम आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं। पित्ताशय में क्या होता है, पित्ताशय में पित्त अम्ल का संश्लेषण होता है, किसका, पित्ताशय में पित्त अम्ल का। पित्त का संश्लेषण होता है किसमें, पित्ताशय में पित्त अम्ल का होता है। और वृक्कक, वृक्कक में होता है रेनिन एंजाइम का संश्लेषण। वृक्कक में किसका होता है, रेनिन एंजाइम का। वृक्कक में इसका रेनिन एंजाइम का होता है संश्लेषण। अमाशय में, अमाशय में किसका स्त्रव, देखिए अमाशय में संश्लेषण नहीं होता, अमाशय में स्त्रव होता है। अमाशय में किसका स्त्रव होता है, तो जठर रस का। देखिए 3 क्वेश्चन बन चुके हैं इसका। चौथा हमने बोला पित्त का संश्लेषण होता है इसमें यकृत में, पित्ताशय का संश्लेषण होता है पित्त अम्ल में, वृक्कक का संश्लेषण होता है रेनिन एंजाइम में, और अमाशय का स्त्रव, अमाशय का संश्लेषण नहीं स्त्रव होता है, वो कब होता है, जठर रस में होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।